हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिव्य एजुकेशन। आज है 18 जुलाई और 18 जुलाई से संबंधित हमारे जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं जो कि हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, उन सभी को हम लोग यहाँ पे इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम द हिंदू, दैनिक जागरण, पीआईबी और भी अदर जो न्यूज़पेपर्स होते हैं जिनमें जो भी करंट अपडेट आता है तो उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन फॉर्मेट में सॉल्व करेंगे। और आप में से जो भी इस चैनल पे नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करते वक्त आप लोग बेल आइकन जरूर प्रेस कर लिया करिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तक आसानी से पहुंच जाए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कल के अभ्यास प्रश्न की। तो यहाँ पे पूछा गया था, भारत ब्रिटेन में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि एफडीआई करने वाला दूसरा सबसे बड़ा निवेशक देश बन गया है। यहाँ सबसे बड़ा निवेशक देश है यानी कि सबसे पहला जो बड़ा निवेशक देश है वो कौन सा है, हमसे ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे पहला होगा अमेरिका, दूसरे में बात की गई है जर्मनी, तीसरा है फ्रांस और चौथा है चीन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा अमेरिका, क्योंकि पहले पायदान पर यदि बात करें तो अब अमेरिका है और दूसरे में कौन पहुंच गया है, हमारा देश भारत, जो कि पहले तीसरे पायदान पे था। लेकिन ब्रिटेन में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करने वाला दूसरे नंबर पे हमारी कंट्री भारत है। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना होगा कि दूसरे नंबर पे कौन है, तो हमारा भारत है। यह पूछा जाता है कि भारत किस नंबर पे है ब्रिटेन में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में, तो भारत दूसरे नंबर पर है। ठीक है, और पहले नंबर पे अमेरिका है और तीसरे नंबर की यदि हम बात करें तो जर्मनी है, जो कि भारत पहले तीसरे नंबर पर था लेकिन वो अपना एक अंक बढ़ा के दूसरे नंबर पे आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। आप में से सत्या जी ने, अतुल जी ने और बिकम आईएएस ने इसका बिल्कुल राइट आंसर दिया था। और भी यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो इसमें से पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो नाबार्ड का फुल फॉर्म नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट होता है। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपके एग्जाम में कि नाबार्ड जो भी हमारे बैंक होते हैं या जो भी संस्थाएं होती हैं तो उनसे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यदि नाबार्ड का फुल फॉर्म की बात करें हम तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट होता है। और इसकी स्थापना की यदि हम बात करें तो 12 जुलाई 1982 में हुई थी। ठीक है, कब हुई थी इसकी स्थापना, नाबार्ड की 12 जुलाई 1982 में होती है और इसका मुख्यालय भी वर्तमान समय में हम बात करें तो मुंबई में है। ठीक है, उसके बाद एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि हमारा जो आरबीआई की स्थापना कब की गई थी, तो आरबीआई बैंक की स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 1935 को। ठीक है, यानी कि 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना की गई थी और इसका भी मुख्यालय मुंबई में है। ये जो भारत शासन अधिनियम 1935 आता है उसी के तहत आरबीआई की स्थापना की गई थी। ठीक है, जब आप पॉलिटी पढ़ोगे तो वहाँ पे आप समझोगे कि कैसे होता है, और आप में से जो भी पॉलिटी की क्लासेज रेगुलर ले रहा होगा मेरी, तो उनको सारी बातें पता होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि 1 अप्रैल 1935 को क्या किया गया था, आरबीआई की स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसके वर्तमान हम बात करें चेयरमैन की तो शक्तिकांत दास जी है। ठीक है, वहाँ पे एक और ऑप्शन में दिया हुआ था जो कि हालांकि पूछा नहीं गया था लेकिन आप लोगों ने बिल्कुल उसका राइट आंसर बताया है, तो जो नहीं बताए हैं वो भी आप सुन लीजिए। यहाँ पे एडीबी था। एडीबी की स्थापना कब होती है, तो जो हमारा एशियन डेवलपमेंट बैंक है उसकी स्थापना होती है 19 दिसंबर 1966 को होती है। ठीक है, 19 दिसंबर 1966 को होती है एडीबी की स्थापना। और एडीबी का मुख्यालय की हम बात करें तो मनाली में है और इसके जो सदस्य देश हैं वो 68 हैं। ठीक है, उसके बाद एक और वहाँ पे ऑप्शन में ही था वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक की भी स्थापना पूछ लिया जाता है कि विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो विश्व बैंक की स्थापना हमारी हुई थी 1944 में। ठीक है, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के द्वारा विश्व बैंक की स्थापना हुई थी और मैंने ये जितने भी इंटरनेशनल और नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनको कंप्लीट कराते जा रही हूँ, तो आपको प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएंगे, वहाँ से भी आप इसको कवर कर सकते हो। ठीक है, यानी कि विश्व बैंक की स्थापना कब हुई, 1944 में। और इसके मुख्यालय की हम बात करें तो वाशिंगटन डीसी यानी कि यूएसए। ठीक है, तो वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है विश्व बैंक का और इसके यदि सदस्य देशों की हम बात करें 189 है। ठीक है, और आप लोगों ने बिल्कुल इसका राइट आंसर
तीनों लोगों ने दिया था और आशा करते हैं कि जो भी नहीं देते हो तो प्लीज़ आप लोग भी आंसर देने की कोशिश किया करो, क्योंकि अब कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। आप गूगल से भी सर्च कर सकते हो और ये सारी बातें आपको वहाँ भी मिल सकती हैं, ठीक है। तो आप आसानी से आंसर दे सकते हो और ज़रूर कोशिश किया करो जो भी अभ्यास प्रश्न पूछे जाते हैं उनका आंसर देने की, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके थोड़ा सा व्याख्या की। यदि हम बात करें तो ब्रिटेन सरकार के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार भारत एफडीआई में 4% की वृद्धि कर तीसरे से दूसरे पायदान पर आ गया है। वर्तमान में ब्रिटेन में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिहाज से अमेरिका पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर भारत और तीसरे स्थान पर जर्मनी है, ठीक है। यानी अमेरिका हमारा पहले है और जो दूसरे स्थान पर भारत है, तीसरे स्थान पर जर्मनी है। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि आज का पहला क्वेश्चन है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने निजी अस्पतालों में कोरोना के इलाज हेतु 3 श्रेणी में फीस निर्धारित कर दी है? यानी कि हमारा पूछा गया कि किस स्टेट गवर्नमेंट ने प्राइवेट हॉस्पिटल में कोरोना के इलाज हेतु 3 श्रेणियों में फीस निर्धारित की है। पहला है पंजाब, दूसरा है बिहार, तीसरा है उत्तर प्रदेश और हमारा चौथा है हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा पंजाब। इसकी यदि हम व्याख्या की बात करते हैं, यहाँ पे बताया गया है कि पंजाब सरकार ने प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना संक्रमण के इलाज के लिए रेट तय कर दिए हैं। इसके तहत सामान्य स्थिति में यानी कि बिना वेंटिलेटर के आइसोलेशन वार्ड, ऑक्सीजन, मेडिकल सहायक, एडमिशन फीस मिलाकर 10,000 रुपये तय किए गए हैं। वहीं NABH मान्यता प्राप्त अस्पतालों के लिए 9,000 रुपये हैं। राज्य में पूर्व PGI डायरेक्टर के तलवार की अध्यक्षता में बनी कमेटी ने नई फीस निर्धारित की है। इसमें प्रतिदिन के हिसाब से आइसोलेशन बेड, ICU उपचार और अस्पताल में भर्ती निःशुल्क को शामिल किया गया है। हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो यहाँ पे पूछा गया है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के किस पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी ने संन्यास लेने की घोषणा की है? तो यहाँ पे पहला है मैथ्यू लेकी, दूसरा है मैथ्यू रयान, तीसरा है माइकल जेडिनक और हमारा चौथा है टॉम रोजिक, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा माइकल जेडिनक। उसके बाद इसकी हम व्याख्या की बात करें तो यहाँ पे बताया गया है, ऑस्ट्रेलिया फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान माइकल जेडिनक ने खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है। उन्होंने 2008 में राष्ट्रीय टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की और ऑस्ट्रेलिया के लिए 79 मैच खेले हैं। उन्होंने टीम के लिए 2015 एशियाई कप खिताब भी जीता था। वे विश्व कप में अपनी राष्ट्रीय टीम के लिए खेले थे, ठीक है। उसके बाद हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो यहाँ पे पूछा गया है, केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल के अनुसार भारतीय रेलवे अगले कितने साल में 100% विद्युत चालित रेल नेटवर्क बन जाएगी? तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ध्यान देने वाली ये है कि जो केंद्रीय रेल मंत्री जी हैं तो वो कौन है? अभी पीयूष गोयल जी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी हालांकि और भी इनको कुछ मंत्रालय दिए गए हैं जो कि आप लोग बताओगे, और ये क्वेश्चन हम लोग साल भी कर चुके हैं कि इनको कौन सा मंत्रालय दिया गया है। तो रेल मंत्रालय के अलावा भी इनको कुछ इंपॉर्टेंट मंत्रालय दिए गए हैं। तो यहाँ पे बात करिए यदि हम, तो केंद्रीय रेल मंत्री कौन है? अभी पीयूष गोयल जी हैं, ठीक है। इन्होंने क्या किया है कि अगले कितने मतलब रेलवे को अगले कितने साल में 100% विद्युत चालित रेल नेटवर्क बन जाएगी? तो यहाँ पे बात करें 5 साल, 7 साल, 8 साल या 3.5 साल, ठीक है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 3.5 साल। उसके बाद हम बात करते हैं इसके व्याख्या की, तो यहाँ पे बताया गया है, केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने हाल ही में कहा कि भारतीय रेलवे अगले 3.5 साल में 100% विद्युत चालित रेल नेटवर्क बन जाएगी। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही यह दुनिया का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क बन जाएगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान में रेल का 55% नेटवर्क विद्युत चालित है और यह 3.5 साल में 100% विद्युत चालित नेटवर्क हो जाएगा। रेल मंत्री ने कहा कि 100% विद्युत चालित रेल नेटवर्क बनाने के क्रम में 1,20,000 किलोमीटर का ट्रैक होगा। रेल मंत्री ने यह भी कहा कि 2030 तक हम उम्मीद करते हैं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन रेलवे होगा, ठीक है। यानी कि जब विद्युत चालित ट्रेनें हो जाएगी तो वहाँ पे पॉल्यूशन नहीं होगा और सबसे बड़ा ग्रीन रेलवे होगा। उसके बाद हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो हमारा अगला क्वेश्चन है,
किस देश के प्रथम प्रधानमंत्री एलिस फॉक ने हाल ही में राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप दिया है? तो यहाँ पे पहला है ट्यूनीशिया, दूसरा है सूडान, तीसरा है लीबिया और हमारा चौथा है मिस्र। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ट्यूनीशिया। इसके बाद इसकी व्याख्या की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पे बताया गया है कि ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री के हितों के टकराव के मुद्दे पर 15 जुलाई 2020 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार दरअसल प्रधानमंत्री का एक कचरा निस्तारण कंपनी में शेयर था और उसी कंपनी को 1,50,00,000 का सरकारी ठेका भी हासिल हुआ। प्रधानमंत्री एलियास फॉक के कंपनी में शेयर होने की बात सामने आने के बाद कई हफ्तों तक राजनीतिक खींचतान चली। एक सरकारी बयान में बताया गया कि उन्हें राष्ट्र हित को ध्यान में रखते हुए और देश के लिए कठिनाइयां नहीं पैदा करने के लिहाज से इस्तीफा दिया है ताकि संकट से उभरने के लिए एक नया रास्ता खोला जा सके। ठीक है, उसके बाद हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो यहाँ पे पूछा गया है भारत और किस देश ने दोनों देशों के बीच संपर्क की सुविधा के लिए नया व्यापार मार्ग खोला है? तो पहला हो जाएगा पाकिस्तान, दूसरा हो जाएगा चीन, तीसरा है ईरान और चौथा है भूटान। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा भूटान। आपको पता है कि भूटान की कैपिटल थिम्पू है। उसके बाद हम इसकी व्याख्या की बात करते हैं तो यहाँ पे बताया गया है, हमारा जो व्याख्या है इसमें बताया गया है कि भारत और भूटान ने पश्चिम बंगाल में जयगांव और भूटान के पसाखा के बीच नया व्यापार मार्ग खोल दिया है। जयगांव और पसाखा के बीच यह लिंक इस कोरोना के समय में दोनों देशों के बीच संपर्क की सुविधा प्रदान करेगा। 15 जुलाई को भारत सरकार की ओर से पसाखा में अतिरिक्त लैंड कस्टम स्टेशन खोला गया है। पसाखा इंडस्ट्रियल एसेट्स के लिए औद्योगिक कच्चे माल और वस्तुओं की आवाजाही के लिए इस नए भूमि मार्ग से द्विपक्षीय व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही जयगांव और फ्यूंट सोलिंग मार्ग पर वाहनों की भीड़ भी कम होगी। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है कि जो भूटान अपने भारत का पड़ोसी देश है तो ये भारत के साथ कितने वर्ग किलोमीटर की सीमा साझा करता है और कौन कौन से इसके राज्य हैं जो इससे लगे हुए हैं। ठीक है, हमारे भारत के कौन से राज्य हैं जो इसके साथ सीमा साझा करते हैं और भूटान कितने वर्ग किलोमीटर भारत के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, ये आप लोग बताओगे। ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत बार पूछा भी जाता है आपके हर एक एग्जाम में। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पे पूछा गया है कि हाल ही में किस पूर्व ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज को स्पोर्ट्स अड्डा ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो पहला है पैट कमिंस, दूसरा है ब्रेट ली, तीसरा है जोश हेजलवुड और हमारा चौथा जॉन हेस्टिंग्स। ठीक है, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ब्रेट ली। उसके बाद हम इसकी व्याख्या की बात करते हैं तो यहाँ पे बताया गया है कि स्पोर्ट्स अड्डा एक भारतीय समाचार और सूचना प्लेटफॉर्म है जो कि क्रिकेट, फुटबॉल और कबड्डी से जुड़ी सभी ताज़ा जानकारी, अपडेट और आंकड़े प्रदान करता है। वह ऑस्ट्रेलिया के लिए ग्लेन मैकग्रा के बाद दूसरे ऐसे गेंदबाज बने जिसने टेस्ट और वनडे दोनों संस्करणों में 300 से ज़्यादा विकेट लिए हैं। ब्रेट ली ने अपने क्रिकेट कैरियर की शुरुआत पाकिस्तान के खिलाफ वर्ष 1999 में की थी। ऑस्ट्रेलिया के लिए ब्रेट ली ने 76 टेस्ट में 310 विकेट लिए हैं जबकि 221 वनडे मैच में 380 विकेट लिए हैं। 25 टी20 मुकाबलों में ब्रेट ली के नाम 28 विकेट दर्ज किए गए। ठीक है, यहाँ पे एक 1999 की डेट आई है। तो एक बात और जान लो आप लोग, भारत का और जो पाकिस्तान का कारगिल में युद्ध हुआ था तो कारगिल का युद्ध 1999 को ही हुआ था। ठीक है, तो ये भी आप लोग नोट कर लेना अपनी नोट्स में कि भारत और कारगिल का जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था, 1999 में हुआ था। यहाँ पे एक क्वेश्चन और आया जो हमारा एक ऑब्जेक्टिव है, जॉन हेस्टिंग्स। तो जॉन हेस्टिंग्स से एक आता है वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, तो वारेन हेस्टिंग्स जो था वो भारत का कौन था ये आप लोगों को बताना है कि वारेन हेस्टिंग्स भारत का था। आप लोगों ने जो भी पॉलिटी पढ़ी होगी तो उनको पता होगा कि वारेन हेस्टिंग्स भारत में क्या था या कौन था। ठीक है, तो आई होप कि आप सभी लोग इसका राइट आंसर बताओगे। उसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पे पूछा गया है
विश्व सर्प दिवस वर्ल्ड स्नैक डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो यहाँ पे पहला है 10 मार्च, दूसरा है 15 अप्रैल, तीसरा है 15 जून और चौथा है 16 जुलाई। ठीक है, अब बात करें इसके राइट आंसर की, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 जुलाई को। और इसमें यदि हम व्याख्या की बात करें तो बताया गया है कि विश्व भर में प्रत्येक वर्ष 16 जुलाई को विश्व सर्प दिवस यानी कि वर्ल्ड डे के रूप में मनाया जाता है। वैश्विक स्तर पर विश्व सर्प दिवस का आयोजन मुख्यतः विश्व भर में पाए जाने वाले सांपों की विभिन्न प्रजातियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से किया जाता है। विश्व सर्प दिवस के अवसर पर आम लोगों को इन सरीसृपों और विश्व में इनके योगदान को जानने के लिए प्रेरित किया जाता है। गौरतलब है कि सांप विश्व में मौजूद सबसे पुराने जीवों में से एक माना जाता है और विश्व की अधिकांश सभ्यताओं में इसका उल्लेख देखने को मिलता है। गौरतलब है कि विश्व में सांप की ढेर सारी प्रजातियां पाई जाती हैं। ठीक है, यानी कि हमारे पूरे वर्ल्ड की बात करें तो कई सारी प्रजातियां सर्पों की पाई जाती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा अगला क्वेश्चन है, पूर्व आईएएस अधिकारी और किस राज्य की पहली महिला चुनाव आयुक्त नीला सत्यनारायण का हाल ही में निधन हो गया है? तो पहला है बिहार, दूसरा है पंजाब, तीसरा है महाराष्ट्र और चौथा है हमारा कर्नाटक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। उसके बाद हम इसकी व्याख्या की बात करें तो यहाँ पे बताया गया है कि महाराष्ट्र की पहली महिला चुनाव आयुक्त बनकर इतिहास रचने वाली लीला सत्यनारायण का निजी अस्पताल में यानी कि प्राइवेट हॉस्पिटल में कोरोना वायरस के कारण निधन हो गया। 1972 बैच की आईएएस अधिकारी नीला सत्यनारायण ने राज्य सरकार में कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है। साल 2014 में नीला सत्यनारायण सेवानिवृत्त हुई थी। चुनाव आयुक्त के अलावा वह एक प्रवीण कवयित्री, लेखक, गायिका, कंपोजर और संगीत निर्देशक थी। जिन्होंने कई मराठी फिल्मों और कुछ बॉलीवुड गाने कंपोज किए थे। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित भारत यूरोपीय संघ की 15वीं शिखर बैठक की सह अध्यक्षता की थी। ठीक है, यानी कि जो भारत यूरोपीय संघ की 15वीं शिखर बैठक की सह अध्यक्षता की थी, तो यहाँ पे हमारा पहला स्टेटमेंट बनता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दूसरा स्टेटमेंट बनता है यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स माइकल और तीसरा हमारा स्टेटमेंट बनता है यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लियन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पहला है कि केवल 1 और 2, दूसरा है 2 और 3, तीसरा 1 और 3, चौथा 1, 2 और 3। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1, 2 और 3, यानी तीनों ही व्याख्या जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल राइट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स माइकल थे और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लियन है। ठीक है, उसके बाद यदि हम इसकी व्याख्या की बात करते हैं तो यहाँ पे बताया गया है कि भारत यूरोपीय संघ की 15वीं शिखर बैठक 15 जुलाई को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित की गई थी। इस बैठक की सह अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स माइकल और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लियन ने की थी। ठीक है, यहाँ पे आप लोग ये भी याद रख सकते हो कि यूरोपीय परिषद के जो वर्तमान समय में अध्यक्ष हैं वो कौन है, चार्ल्स माइकल हैं, और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष जो हैं वो कौन है, उर्सुला वान डेर लियन है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों ही आप याद रख सकते हो। उसके बाद हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में विश्व में खाद्य सुरक्षा एवं पोषण स्थिति रिपोर्ट 2020 जारी की है। इस रिपोर्ट के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। ठीक है, तो जो हमारे यूएन के द्वारा एक विश्व में खाद्य सुरक्षा एवं पोषण स्थिति रिपोर्ट 2020 ठीक है जारी की गई है। इस रिपोर्ट के संदर्भ में कौन कौन से कथन सत्य हैं ये बताना हमको। यहाँ पे पहला हमारा स्टेटमेंट है कि भारत में कुपोषित लोगों की संख्या में वृद्धि हुई है। दूसरा स्टेटमेंट है कि एशिया में भूखों की संख्या सबसे ज़्यादा है। और तीसरा स्टेटमेंट है 2019 में दुनिया भर में करीब 69 करोड़ लोग अल्प पोषित थे। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या बताना है कि उपरोक्त कथनों में कौन सा या से कथन सत्य है। तो हमारा पहला देखते हैं, जो हमारा पहला है कि केवल 1, दूसरा है 2 और 3, तीसरा है 1 और 3, चौथा 1, 2 और 3। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा 2 और 3, यानी कि इसका 2 और 3 स्टेटमेंट राइट है, लेकिन पहला स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है। वो रॉन्ग क्यों है,
क्योंकि भारत में कुपोषित लोगों की संख्या में वृद्धि नहीं हुई है। ठीक है, और यहाँ पे बात की गई है कि भारत में कुपोषित लोगों की संख्या में इंक्रीज हुआ है या संख्या इंक्रीज हुई है, तो इसलिए ये रॉन्ग आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे बात करें दूसरा और तीसरा जो है बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है, यानी एशिया में भूखों की संख्या सबसे ज़्यादा है पूरे एशिया में। ठीक है, आपको पता है कि हम एशिया महाद्वीप में रहते हैं और एशिया महाद्वीप में कई सारे देश आते हैं। और बात करें तो 2019 में दुनिया भर में करीब 69 करोड़ लोग अल्पपोषित थे। ठीक है, हम बात करते हैं इसकी व्याख्या की हम, तो यहाँ पे बताया गया है कि इस रिपोर्ट के अनुसार जिस रफ्तार से भारत हर चीज़ में तरक्की करता जा रहा है, उसी रफ्तार से भारत में कुपोषित लोगों की जनसंख्या में भी कमी आ रही है। रिपोर्ट के अनुमान के मुताबिक 2019 में दुनिया भर में करीब 69 करोड़ लोग अल्पपोषित थे। यह संख्या 2018 के मुकाबले 1 करोड़ ज़्यादा थी। ठीक है, यानी दुनिया भर की बात करें तो 69 करोड़ लोग अल्पपोषित हैं, लेकिन अपने इंडिया की बात करें तो यहाँ पर लगातार जो कुपोषित लोग हैं उनमें कमी आ रही है। अब बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की, जो कि आज का हमारा अभ्यास प्रश्न है। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष जिन्होंने हाल ही में अपने पद से त्यागपत्र दे दिया है, तो यहाँ पे पहला है सुजीत कुमार, दूसरा है धनराज पिल्ले, तीसरा है परगट सिंह और चौथा है मुश्ताक अहमद। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप लोगों को देना है और आई होप कि आप सभी लोग इसका राइट आंसर देने की जरूर कोशिश करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आप सभी पढ़ते रहो, ऑल द बेस्ट।